बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने सीखा कि किसी उष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य या उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के साथ साथ ये देखा जाता है कि उस निकाय को किस पथ द्वारा ले जाया गया। तो उष्मागतिक निकाय पर या निकाय द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। इस पर हम न्यूमेरिकल भी कुछ करेंगे। तो आज हम जो है अभी न्यूमेरिकल तो नहीं कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बात करेंगे चक्रीय प्रक्रम की, साइक्लिक प्रोसेस की। साइक्लिक प्रोसेस में किया गया कार्य निकालेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस पहले तो होता क्या है ये जान लेते हैं। यदि किसी उष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाया जाए और पुनः उस अवस्था से उसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जाए, तो इस तरह के प्रक्रम को हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइकिल पूरा होता है, यानी जहां से चले थे वहीं वापस लौटना है। अवस्था ए से मान लिया हम बी में गए और फिर हम कुछ ऐसा परिवर्तन करें कि हमारा जो उष्मागतिक निकाय है वो अवस्था बी से पुनः अवस्था ए में लौट आए। तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने लिख रखा है और फिर हम यहां पर वर्ग डन निकालेंगे। वर्ग डन निकालने का वही तरीका है, कार्य निकालने का वही तरीका है कि जो पथ प्राप्त होगा हमें, दाब आयतन वक्र जो प्राप्त होगा उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे। और यदि मान लिया कार्य जो है उस निकाय पर किया जा रहा है तो उसका चिन्ह निश्चित करने निर्धारित करेंगे, और यदि निकाय द्वारा किया जा रहा है तो हम उसके हिसाब से उसका चिन्ह निर्धारित करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि यदि जो है कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तो वो धनात्मक होता है, और कार्य यदि निकाय पर किया जाता है तो वो ऋणात्मक होता है। ये कार्य का जो है चिन्ह परिपाटी है। यदि कोई गैस मान लिया प्रसारित हो रही है, उसका प्रसार हो रहा है, यानी गैस कार्य कर रही है, तो वो धनात्मक लेंगे। यदि गैस को संपीड़ित किया जा रहा है तो इसका मतलब हुआ कि बाह्य कारक जो है उस गैस पर कार्य कर रहा है, यानी निकाय पर कार्य कर रहा है, तो वो ऋणात्मक लेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे कार्य निकालेंगे इस चक्रीय प्रक्रम में। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, तो पहले तो चक्रीय प्रक्रम के बारे में मैंने जैसा अभी बताया वही लिख रखा है। जब कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं में गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है उसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। सीधी सी बात है, जहां से चला था वहीं वापस लौट के आ गया, तो एक साइकिल पूरा हो गया। अच्छा, माना कोई गैस है और ये चित्र हमने बना रखा है, ये दाब आयतन वक्र बना हुआ है। यहां पर कोई गैस जो है, गैस का मतलब कोई उष्मागतिक निकाय की प्रारंभिक अवस्था ए दिखाई गई है। प्रारंभिक अवस्था ए से एक अन्य अवस्था बी में पहुंचती है। तो बी में पहुंचने के लिए क्या हो रहा है, देखिए आयतन उसका बढ़ रहा है, मतलब गैस प्रसारित हो रही है। जब गैस अवस्था ए से अवस्था बी में जा रही है तो गैस का प्रसार हो रहा है। तो गैस के इस प्रसार का दाब आयतन वक्र क्या हुआ, ए सी बी हो गया। दाब आयतन वक्र क्या हुआ, ए सी बी हो गया। अतः गैस द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी तक जाने में किया गया कार्य, अवस्था ए से बी तक जाने में किया गया कार्य WAB बराबर हो जाएगा इस का क्षेत्रफल। ये जो इस ACB कर्व के नीचे का क्षेत्रफल जो है वो होगा, और वो हो जाएगा ACB A', मतलब ये क्षेत्रफल होगा जब किसी गैस को अवस्था ए से बी ले जाया जाएगा। तो किया गया कार्य इस चित्र का, इस फिगर का जो क्षेत्रफल होगा, यानी क्षेत्रफल बराबर होगा, चित्र के किसका निकालेंगे, ACB A' भी कह सकते हैं। तो WAB गैस द्वारा किया गया कार्य है। अब हम क्या करेंगे, अब
बाह्य कारक द्वारा इस गैस को अवस्था बी से अवस्था ए में ले आएंगे। यानी अब क्या कर रहे हैं, देखिए बी से ए में लाने पर आयतन उसका देखिए यहां पर ज्यादा है, अब यहां पर कम हो जाएगा, मतलब हम गैस को संपीड़ित करेंगे जब अवस्था बी से ए में ले आएंगे। अब गैस को अवस्था बी से ए में लाने के लिए गैस को संपीड़ित करना पड़ेगा, करना होगा, अर्थात बाह्य कारक द्वारा गैस पर किया गया कार्य WBA बराबर हो जाएगा, बी से ए में जा रहे हैं और पथ कौन सा है, BDA है, किया गया कार्य क्या होगा, इस वक्र लिख देते, किया गया कार्य बराबर दाब आयतन वक्र BDA का क्षेत्रफल। तो WBA बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल BDA तो नेट कार्य कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर एक कार्य धनात्मक है, पहले वाला ये ऋणात्मक है ना, लेकिन ये कार्य अधिक है, तो गैस पर किया गया नेट कार्य है ना, पहले वाले कार्य में से इस कार्य को घटा देंगे। गैस पर किया गया नेट कार्य बराबर हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा नेट क्षेत्रफल BDA A' माइनस क्षेत्रफल पहले क्या था ACB A'। तो जब इस पूरे क्षेत्रफल में से ये नीचे वाला क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा W नेट बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल इसका ACBDA इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस लूप का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य बराबर होता है दाब आयतन वक्र से बने लूप का आयतन, लूप का क्षेत्रफल। तो बहुत आसान है, किसी भी चक्रीय प्रक्रम का में किया गया कार्य निकालना है तो पहले हमें हमारा जो थर्मो डायनेमिक सिस्टम था वो ए से बी में गया था, इस पथ द्वारा ACB पथ द्वारा, तो इसके नीचे का क्षेत्रफल निकालिए, फिर गैस को संपीड़ित करके पुनः हमने A अवस्था में पहुंचाया तो वो कार्य निकालिए। नेट कार्य क्या होगा वो हम इन दोनों कार्यों को घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। तो जो अधिक कार्य है उसमें से कम वाला कार्य घटा देंगे तो नेट कार्य पता लग जाएगा। इतना गैस पर किया गया नेट कार्य आ गया। तो ये क्या है, दाब आयतन वक्र से बने लूप का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। अब हम बात करेंगे, देखिए हमने बात की पहले ऊष्मा की, फिर कार्य की, और कार्य हमने निकाला। गैस का जब प्रसार हुआ था
तो कार्य का जनरल फार्मूला W बराबर आया था समाकलन का चिन्ह P dV, और हमने सीमाएं लिख दी थी B1 से B2। अब यहां पर हम बात करेंगे यहां पर आंतरिक ऊर्जा की। तीसरी चीज है जो है आंतरिक ऊर्जा। किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम उष्मागतिकीय निकाय की आंतरिक ऊर्जा। और हमने कहा था थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब गैस ज्यादातर हम ले रहे हैं यहां पर, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहें गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यानी जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसके जो अणु हैं, यानी गैस के जो अणु हैं, उनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कर दीजिए तो हमें उसकी कुल आंतरिक ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर दो बातें हमें लेनी पड़ेंगी। एक तो हम आदर्श गैस की बात करते हैं, तो आदर्श गैस के लिए क्या होता है कि आदर्श गैस के लिए ऐसा माना जाता है कि उसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल शून्य होता है, नगण्य होता है। यानी उस आदर्श गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं लगता, अर्थात उसके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। अतः आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा जो है वो ताप का फंक्शन है, ताप पर निर्भर करती है। ताप बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात जो है किसी आदर्श गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, जो कि ताप पर निर्भर करती है। लेकिन वास्तविक गैसें हैं, हमें तो वास्तविक सिचुएशन से सामना करना है, तो वास्तविक गैसों के अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा आणविक बलों को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। अतः किसी वास्तविक गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अर्थात किसी वास्तविक गैस की जो कुल आंतरिक ऊर्जा होगी वो किस पर निर्भर करेगी, अणुओं की गतिज ऊर्जा और उसके आयतन। भाई उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, आयतन होगा, आयतन के आधार पर हम स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, है ना। तो जो वास्तविक गैस होगी उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अर्थात वो ताप और आयतन पर निर्भर करेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और जो स्थितिज ऊर्जा है वो गैस के आयतन के आधार पर निकाली जाती है। तो ये बात भी वास्तविक गैसों की। वैसे सामान्य रूप से किसी भी उष्मागतिक निकाय की जो कुल ऊर्जा होती है, कुल मीन्स आंतरिक ऊर्जा जो होती है, वो उसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो जो आंतरिक ऊर्जा है इसके बारे में हमने लिख रखा है, देखिए आंतरिक ऊर्जा किसी उष्मागतिक निकाय गैस की आंतरिक ऊर्जा उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। यू बराबर होता है यू के, यानी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब दो बातें हमने अभी बताई, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में। भाई आदर्श गैस होगी तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर ही होगी और वो ताप पर निर्भर करेगी केवल। और वास्तविक गैस जो होगी उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगी। और गतिज ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और स्थितिज ऊर्जा गैस के आयतन के आधार पर निकाली जाती है। तो इस तरह से वास्तविक गैस की कुल ऊर्जा जो है हम निकाल लेंगे। यहां पर जो है एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आंतरिक ऊर्जा है किसी भी उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है वो उसकी अवस्था के आधार पर निश्चित की जाती है, निर्धारित की जाती है। अब गैस को किस रास्ते से कहां से ले जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं। गैस की स्थिति क्या है, पहले स्थिति क्या है, बाद में क्या स्थिति हो गई, तो इन दो स्थितियों के आधार पर जो है, यानी इन दो अवस्थाओं के आधार पर हम किसी भी उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकालेंगे। तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो उष्मागतिक निकाय की अवस्था का जो है अवस्था पर निर्भर करेगी। ये जो है अवस्था का एक अद्वितीय फंक्शन है जो हमारा
हमारी आंतरिक ऊर्जा है इसकी उष्मागतिक निकाय की, वो अवस्था का एक अद्वितीय फलन है, अवस्था पे निर्भर करती है। देखिए, किया गया कार्य तो पथ पर निर्भर करता है, और जो आंतरिक ऊर्जा है वो जो है अवस्था का, उष्मागतिक निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है, केवल अवस्था पर ही निर्भर करती है। किस पथ से ले जाया जा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट बात है कि केवल अवस्था पर निर्भर करेगी आंतरिक ऊर्जा किसी भी उष्मागतिक निकाय की। ये मैंने नोट कर रखा है, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था का अभिलक्षणिक गुण है, अतः आंतरिक ऊर्जा एक अद्वितीय फलन है, क्योंकि ये केवल उष्मागतिक निकाय की अवस्था पर निर्भर करती है। तो अद्वितीय फलन क्यों है? क्योंकि ये अवस्था पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर नहीं करती। अब हम अपने मेन टॉपिक पर फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, वो है उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही सिंपल नियम है और ये ऊर्जा संरक्षण के आधार पर जो है बिल्कुल बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। और इस नियम के अनुसार यदि किसी निकाय को ऊर्जा उष्मा दी जाए, यदि किसी निकाय को Q उष्मा दी जाए तो यह उष्मा दो भागों में बट जाती है। दी गई उष्मा का एक भाग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि में व्यय होता है तथा शेष भाग जो है निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय किया जाता है। यानी दी गई जो उष्मा है वो क्या होगी कि उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेगी तथा उसका कुछ बचा हुआ भाग जो होगा वो निकाय कार्य करने में व्यय करेगा। तो ये स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल रूप में भी हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि देखिए हमने लिखा हुआ है क्या, यदि किसी निकाय को Q उष्मा दें तो उसका कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, जिसको हमने डेल्टा U से प्रदर्शित किया है, करने में तथा शेष भाग निकाय द्वारा कार्य करने में व्यय होगा। तो जितनी ऊर्जा ली वो दो भागों में बट गई, एक भाग ने निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की और बची हुई ऊर्जा जो है के द्वारा निकाय ने कार्य किया। तो जितनी ऊर्जा थी वो कहीं गई नहीं, नष्ट नहीं हुई, न उसमें कोई वृद्धि हुई। तो ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत यहां पर पालन हो रहा है। Q बराबर हो गया डेल्टा U प्लस W। यहां पर इसके आधार पर यदि हम कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि यहां पर तीन जो राशियां ली गई हैं, ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य, तीनों की जो मात्रक हैं वो समान होने चाहिए। या तो सभी जूल में हो, या फिर तीनों कैलोरी में हो, या फिर तीनों किलो कैलोरी में हो, तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा, नहीं तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। दूसरा, हमें चिन्हों का ध्यान भी रखना चाहिए। चिन्हों के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उष्मा निकाय को दी जा रही है तो धनात्मक, ली जा रही है तो ऋणात्मक, है ना। तो इस तरह से Q का चिन्ह निर्धारित हो गया। कैसे? यदि निकाय को उष्मा दी जा रही है तो धनात्मक, उससे ली जा रही है तो ऋणात्मक लेंगे। कार्य का भी चिन्ह निर्धारित करना पड़ेगा। यदि निकाय खुद कार्य कर रहा है, यानी गैस मान लिया प्रसारित हो रही है, उसमें प्रसार हो रहा है, तो गैस खुद कार्य कर रही है तो किया गया कार्य धनात्मक, गैस द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं। उसी तरह से यदि निकाय पर किया जा रहा है कार्य तो उसको हम ऋणात्मक लेंगे। तो चिन्ह सहित Q और कार्य W का मान हम रखेंगे और उसी तरह से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा कि जो उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है वो भी पता लग जाएगा। तो ये सावधानी हमें बरतनी है जो है उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लागू करते समय। अब हम यहां पर उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर कुछ उष्मागतिकीय प्रक्रम को डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे उष्मागतिक प्रक्रम हैं, उनको जो है उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं
कि किस तरह से, अच्छा हमने यहां पर नोट कर रखा है, किसी निकाय द्वारा ली गई उष्मा, कोई निकाय उष्मा ले रहा है या कहें हम उसको उष्मा दे रहे हैं, बात तो वही हुई है ना भाई। कोई निकाय उष्मा ले रहा है या हम उसको उष्मा दे रहे हैं तो वो धनात्मक है। निकाय द्वारा दी गई उष्मा, यानी निकाय खुद उष्मा दे रहा है या हम उससे कहें उष्मा ले रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक लेंगे चिन्ह। अच्छा, निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक और निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब हम जो उष्मागतिक प्रक्रम है उनको इसी उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। परीक्षा में मान लिया यदि पूछा जाता है कि उष्मागतिक प्रथम नियम लिखिए, गतिकी का प्रथम नियम लिखिए और इस आधार पर इस प्रक्रम, दिए गए प्रक्रम की व्याख्या करिए, तो वो कौन से प्रक्रम हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, चक्रीय प्रक्रम के बारे में हम बता चुके हैं। तो चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है, कोई उष्मागतिक निकाय एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था, अन्य अवस्था में जाता है, फिर अन्य अवस्था से पुनः वापस लौट करके प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था निकाय की समान है। और हमने क्या बताया कि आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो अवस्था पर ही निर्भर करती है, अवस्था का एक अद्वितीय फलन है। अर्थात चक्रीय प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि निकाय की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था चक्र पूरा करने के बाद दोनों समान है। जहां से चले थे निकाय को लेकर के वहीं हमने पहुंचा दिया, तो आंतरिक ऊर्जा में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। अतः हम इस आधार पर उष्मागतिकी का नियम लगाएंगे चक्रीय प्रक्रम के लिए। तो ये हमने हेडिंग डाल रखी है, आप समझ सकते हैं, और विभिन्न प्रक्रमों को हमने लिख रखा है। तो यहां पर हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं। पहला है चक्रीय प्रक्रम, यह है, देखिए हेडिंग ये लिखी हुई, उष्मागतिकी के प्रथम नियम का अनुप्रयोग, और हम करने जा रहे हैं चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस में। तो इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रक्रम में निकाय की प्रारंभिक अवस्था तथा अंतिम अवस्था समान होती है। अतः इस प्रक्रम में निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी डेल्टा यू बराबर 0 है। अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या है, प्रथम नियम Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W, ये हो गया 0, Q बराबर हो गया 0 प्लस W, यानी Q बराबर W। अतः दी गई ऊष्मा, इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा कार्य में बदल जाती है। दी गई ऊष्मा बराबर हो जाती है निकाय द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि हम ऊष्मा दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। लेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। दी गई ऊष्मा बराबर हो जाएगी निकाय द्वारा किया गया कार्य। पूरी की पूरी दी गई ऊष्मा जो है निकाय कार्य करने में व्यय कर लेता है। अब हम बात करेंगे, अगला प्रक्रम है समदाबी प्रक्रम। जैसा कि नाम है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें कि दाब समान रहता है ना। तो समदाबी प्रक्रम आइसोबारिक प्रोसेस
वह प्रक्रम जिसमें कि दाब समान रहता है उसे समदाबी प्रक्रम कहते हैं। अब उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं जल का वाष्प में बदलना, क्वथनांक पर लिख देते हैं, जल का क्वथनांक पर वाष्प में बदलना। ये कैसे समदाबी है? क्योंकि ये जो हम जल को उबाल रहे हैं वो वायु दाब पर उबल रहा है। भाई वायु दाब तो समान है। मान लिया हमने उबलना शुरू किया जल को, तो जल क्या है? जल को हमने बाह्य वातावरण में रखा हुआ है, जल उबल रहा है, तो इस समय दाब कितना है? वायुमंडलीय दाब के बराबर है। दाब तो बदल नहीं रहा है ना? तो ये समदाबी प्रक्रम हो रहा है, यानी जल जो है अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदल रहा है ना? तो माना यहां पर हम उसको उदाहरण ले लेते हैं, माना द्रव्यमान यम द्रव्यमान का जल अपने क्वथनांक पर वाष्प में बदल रहा है। देखिए ताप नहीं बदल रहा है, क्वथनांक जब उबलता है तो 100 डिग्री सेल्सियस निश्चित रहता है। तो आंतरिक ऊर्जा में देखा जाए कोई परिवर्तन हम यहां पर नहीं देखेंगे। जल का प्रारंभिक आयतन मान लिया VL है, तथा वाष्प में जब बदल गया, वाष्प का आयतन, कुल आयतन पूरी तरह से, जल जो था यम द्रव्यमान का जल पूरी तरह से वाष्प में बदल गया, है ना? तो वाष्प का आयतन मान लिया वो हो गया V। तो आयतन में परिवर्तन होगा, तो इसका मतलब कार्य होगा। यदि जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यल है, तो जल को दी गई ऊष्मा Q बराबर हो जाएगा m इंटू यल। यल क्या है? उसकी गुप्त ऊष्मा है जल की। अच्छा, किया गया कार्य डेल्टा U में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ताप स्थिर है, 100 डिग्री सेल्सियस है ना? क्वथनांक पर ऐसा हो रहा है। तो किया गया कार्य निकाल लीजिए, किया गया कार्य कितना कार्य हो रहा है? दाब गुणा आयतन में परिवर्तन, P इंटू डेल्टा भी होता है, और P जो है स्थिर है, और आयतन में कितना परिवर्तन हो गया लिख देते हैं, दाब गुणा आयतन में परिवर्तन। तो दाब P है, आयतन जो है अंतिम आयतन जो हो गया वो V हो गया है, माइनस पहला आयतन जो है VL था जब वो लिक्विड में था, वाष्प में बदला उसको हमने VB लिखा है। तो ये इतना कार्य हुआ। अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम लगा दीजिए इसमें, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। देखिए एकदम आसान है, कहीं मुश्किल नहीं है। अतः उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम पहले लिख दीजिए, Q बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। Q की वैल्यू है ml बराबर डेल्टा U में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कार्य जो होगा P V माइनस VL। लीजिए
ये उष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगा करके हमने एक समदाबी प्रक्रम की व्याख्या कर दी। तो दी गई उष्मा जो है आंतरिक ऊर्जा में कोई वृद्धि नहीं करेगी और जो है दी गई उष्मा ml के बराबर होगी और इतना कार्य हो जाएगा जब कोई जल वाष्प में पूर्णतया अपने क्वथनांक पर बदल जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये कोई ताप तो बढ़ नहीं रहा, ये क्या है, उसकी आंतरिक गुप्त उष्मा है, आंतरिक गुप्त उष्मा है, और ये जो है वो आंतरिक बाह्य उष्मा है, ये वाला पिंड आंतरिक, आंतरिक क्यों, बाह्य गुप्त उष्मा, आंतरिक तो हो गया, बाह्य गुप्त उष्मा। तो दी गई उष्मा बराबर हो गई आंतरिक गुप्त उष्मा प्लस बाह्य गुप्त उष्मा के योग के बराबर हो गई। अगला प्रक्रम है हमारा सम आयतनिक प्रक्रम, उसकी बात कर लेते हैं। तीसरा है सम आयतनिक प्रक्रम, आइसोकोरिक प्रोसेस। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन समान रहता है, या कहें आयतन में परिवर्तन नहीं होता। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन समान रहता है, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। जब प्रक्रम में आयतन समान है तो किया गया कार्य जो है, किया गया कार्य, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है P इंटू डेल्टा V, आयतन में परिवर्तन, और आयतन में परिवर्तन हो नहीं रहा है तो W बराबर हो गया P इंटू 0, W बराबर हो गया 0। किया गया कार्य, इस प्रक्रम में किया गया कार्य शून्य होगा, अतः ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से क्या होगा, Q बराबर होगा डेल्टा U प्लस W, तो Q तो रहेगा और डेल्टा U भी रहेगा, ये शून्य हो जाएगा, तो Q बराबर हो गया डेल्टा U। तो यहां पर दी गई ऊष्मा जो है, दी गई ऊष्मा कहां व्यय हो रही है, इस प्रक्रम में दी गई ऊष्मा पूरी की पूरी जो है उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में व्यय हो रही है। दी गई ऊष्मा बराबर हो गई आंतरिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में खर्च हो गई। तो दी गई ऊष्मा जो है पूरी की पूरी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है जब कौन सा प्रक्रम होता है, सम आयतनिक प्रक्रम होता है। अगला हमारा प्रक्रम है समतापी प्रक्रम। देखिए आपके सिलेबस में विशेष करके दो प्रक्रम दिए गए हैं, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम। इनकी व्याख्या जो तो आनी ही चाहिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर, ठीक है ना। तो दो प्रक्रम अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो विशेष करके सिलेबस में हैं और इनको हम फिर से डिस्कस करेंगे, है ना, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में अलग से दिए गए हैं। अब बात करते हैं समतापी प्रक्रम, ठीक है। तो आइसोथर्मल इसको कहते हैं इंग्लिश में, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर क्या होगा, वह प्रक्रम जिसमें निकाय के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है,
समतापी प्रक्रम कहलाता है। उदाहरण भी इसका हम लिख सकते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, या जल का क्वथनांक पर जो है वाष्प में परिवर्तित होना, तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, ताप तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा जल वाष्पित नहीं हो जाता। उसी तरह से बर्फ का ताप तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि वो पूरी तरह से द्रव में नहीं परिवर्तित हो रहा है। तो 0 डिग्री का बर्फ 0 डिग्री का के जल में परिवर्तित होगा। तो ये सब क्या है, समतापी प्रक्रम के उदाहरण हैं। तो जब किसी इस प्रक्रम में जो है सामान्य रूप से बात करें तो 3 चीजें हैं ऊष्मागतिकी के नियम में, Q और डेल्टा U मतलब आंतरिक ऊर्जा और कार्य। ये सामान्य रूप से जो है तो कोई 0 नहीं हो सकता है ना, मतलब कुछ न कुछ तो आंतरिक ऊर्जा होगी, है ना। तो इस प्रक्रम में हम जो है तीनों जो है Q और डेल्टा U और जो है कार्य, तीनों को हम सामान्य केस में, तीन में से कोई भी शून्य नहीं होगा। लेकिन आदर्श गैस के लिए है ना, यदि हम ये निकालें तो आदर्श गैस में क्या होता है, यदि ताप नहीं बदलता तो उसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फंक्शन है, ताप का फलन है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप का फलन है। अतः आदर्श गैस के केस में यदि समतापी प्रक्रम हो रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। आदर्श गैस के लिए हम ये समतापी प्रक्रम की डिस्कस करेंगे। तो आदर्श लिखेंगे, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है, वास्तविक गैस की नहीं। वास्तविक गैस की तो जो है उसके आयतन पर भी निर्भर करती है। केवल हम यहां पर आदर्श गैस की बात कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी दूसरा प्रक्रम होगा, दूसरा निकाय होगा, तो वहां पर हमने बता दिया है Q और आंतरिक ऊर्जा और W, कोई भी चीज 0 नहीं होगी, है ना। केवल आदर्श गैस में क्या होगा, इसकी आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। अतः डेल्टा U बराबर 0 होगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं इसमें, आंतरिक ऊर्जा में। अतः ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से Q बराबर हो जाएगा डेल्टा U प्लस W। अब यहां पर इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, तो 0 प्लस W, Q बराबर हो गया W। तो दी गई ऊष्मा कार्य में बदल रही है। तो यहां पर नोट कर दीजिए कि दी गई ऊष्मा जो है, दी गई ऊष्मा प्रयोग होगी किया गया कार्य, या निकाय द्वारा किया गया कार्य। कब? आदर्श गैस के केस में। अदरवाइज जो है कुछ न कुछ आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। भाई मान लिया ये जल का वाष्पन हो रहा है, तो जल ताप तो नहीं बढ़ रहा, कोई आदर्श गैस तो है नहीं, तो वहां पर ताप न बढ़ने के बावजूद भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्योंकि ये बात केवल आदर्श गैस के लिए लागू होती है कि आदर्श गैस के केस में आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। तो वहां पर यह माना जाता है कि उसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है वो 0 है, ऐसा माना जाता है आदर्श गैस के केस में। और किसी निकाय में तो अणुओं के बीच आकर्षण बल लग ही रहा होगा, है ना। तो इसलिए जो है हम आदर्श गैस में तो डेल्टा U की वैल्यू 0 लेंगे, अन्य किसी भी प्रक्रम में डेल्टा U 0 नहीं रहेगा, समतापी प्रक्रम में भी। अब जो
हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म, इसको जरा ध्यान से समझना है। रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये क्या, कौन सा प्रोसेस होता है? वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान, शॉर्टकट में लिख रहे हैं आदान प्रदान, नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। प्रक्रम कहलाता है, यानी ऊष्मा न तो निकाय में अंदर जाएगी न ही निकाय से बाहर निकलेगी। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो वो प्रक्रम जो है रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, अतः यहां पर क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा 0। अब हम ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगाएं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगाते हैं। प्रथम नियम, देखिए यहां पर Q बराबर लेंगे हम डेल्टा U प्लस W, तो इसको 0 लिख दीजिए। 0 बराबर हो गया डेल्टा U प्लस W, तो डेल्टा U बराबर हो गया, W को धकेल दीजिए, डेल्टा U बराबर हो गया माइनस W। अब यहां पर दो बातें हमें लिखनी पड़ेगी। क्या? यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है, तो निकाय पर यदि कार्य किया जा रहा है तो क्या होगा कि ये जो है निकाय पर किया गया कार्य ऋणात्मक लेते हैं, तो W बराबर हो जाएगा माइनस का W। हाँ, तो कार्य जो होगा निगेटिव होगा। तो यहां पर हम मान रखें ऋणात्मक, है ना, तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा माइनस माइनस W, तो डेल्टा U बराबर हो गया W के, मतलब धनात्मक मान आया, धनात्मक। अर्थात जो हमारा आंतरिक ऊर्जा है उस केस में निकाय की आंतरिक ऊर्जा वृद्धि हो जाएगी। यदि निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो देखिए जो डेल्टा U का मान धनात्मक आया, अर्थात निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ये नोट कर दीजिए, क्या? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी क्योंकि डेल्टा U धनात्मक हो गया है ना। अब हम बात करेंगे दूसरे की। जब यहां पर हमने क्या लिया, निकाय पर कार्य किया जा रहा है ना। अब हम लिखेंगे निकाय द्वारा किया गया कार्य, दूसरा कंडीशन लेंगे, निकाय द्वारा किया गया कार्य, है ना। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक होता है, ये तो निकाय पर किया गया कार्य था। दूसरा केस लेंगे यहां पर, निकाय द्वारा, यदि लिख देते हैं, यदि निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक, तो कार्य धनात्मक होगा। अर्थात जो हमारा ये रिजल्ट आया था डेल्टा U बराबर हो गया माइनस और धनात्मक हमने W ले लिया, तो डेल्टा U बराबर हो गया माइनस का W। देखिए चीज बदल गई, अर्थात यहां पर आंतरिक ऊर्जा ऋणात्मक हो गई। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो हुआ वो ऋणात्मक हुआ, अर्थात आंतरिक ऊर्जा उसकी घट गई। यदि किसी निकाय द्वारा कार्य किया जाता है तो कार्य धनात्मक होता है, तो धनात्मक मान हमने लिया, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि जो डेल्टा U था,
वो ऋणात्मक आ गया, मतलब डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक। अतः निकाय की आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। मतलब निकाय खुद कार्य कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी ऊर्जा का उपयोग करेगा कार्य करने में। निकाय अपनी स्वयं की ऊर्जा उपयोग करेगा कार्य करने में, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा घट जाएगी। तो हम देखेंगे कि ताप जो है उसका घट जाएगा। कुछ रुद्धोष्म प्रक्रम को जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम पाएंगे यदि निकाय खुद कार्य कर रहा है तो वहां पर क्या होगा कि उसकी जो ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा घटेगी, अर्थात उसका ताप घट जाएगा। ये स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा, है ना। मतलब कहने का मतलब यदि गैस का प्रसार हो रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत, तो जब गैस प्रसारित होगी तो वो ठंडी पड़ जाएगी। दूसरा, यदि निकाय गैस पर कार्य किया जा रहा है, गैस को संपीड़ित किया जा रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम के तहत, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। जैसे हम पंप से हवा भरते हैं तो बार बार जो है गैस को संपीड़ित करते हैं, हवा को संपीड़ित करते हैं पंप, तो पंप की जो नली है वो गर्म हो जाती है, देखा होगा। तो वहां पर संपीड़न में हम बाह्य कार्य हो रहा है, तो संपीड़न में बाह्य कार्य जब किया जा रहा है तो वो कार्य जो है ऋणात्मक लेंगे, और ऋणात्मक लेने पर डेल्टा यू यानी जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आया वो धनात्मक आया। इस अर्थात वहां पर आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण जो है ताप बढ़ जाता है जब पंप से किसी साइकिल में हवा भरते हैं। तो ये बात बिल्कुल क्लियर। देखिए बहुत ही आसान है ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग, उसकी एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही सिंपल है। सारे प्रक्रमों को हमने डिस्कस किया है, और विशेषकर मैंने कहा ये दो प्रक्रम समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम, ये दोनों सिलेबस में है, इनका डिस्कशन आपको आना ही चाहिए। क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो ज्यादातर लिखा होगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखो और इस आधार पर समतापी प्रक्रम या कहें रुद्धोष्म प्रक्रम की व्याख्या करो। तो हम इस आधार पर कर देंगे, है ना। अब विशेषकर रुद्धोष्म प्रक्रम तो अक्सर करके पूछा जाता है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग हमें स्थितियां लेनी पड़ती हैं कि निकाय पर कार्य किया जा रहा है या निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो निकाय पर कार्य किया जाएगा तो उसका ताप बढ़ जाएगा, और निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसका जो है ताप घट जाएगा। मतलब निकाय पर कार्य किया जा रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी निकाय की, और यदि निकाय स्वयं कार्य कर रहा है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरी समझ से रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।